बात हो रही थी टीथ की यानी टूथ की। तो जब हम टीथ या टूथ की बात कर रहे थे बच्चा लोग, टीथ या टूथ की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि इसकी ओरिजिन होती है एंडोमीजोडर्मल। क्या होती है बेटा इसकी ओरिजिन? एंडोमीजोडर्मल ओरिजिन होती है। ये बात आपने भी बताई थी। अच्छा, एक्टोमीजो होती है? भाई मैं देख रहा हूं कि सो रहे हो कि जग रहे हो, सुन रहे हो कि या फिर चाय पी रहे हो, मैं बस चेक कर रहा था। वेरी गुड। एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन होती है, एक्टोपिक मिजोइक नहीं होती बेटा, एक्टोमीजो होती है। ठीक है, चलिए। दांत के तीन पार्ट जो दिखता है, उसे क्राउन जो हल्का सा तुम्हारे गम में लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्या बेटा? नेक। और जो तुम्हारे जॉ बोन में धसा हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्या बेटा? उसको हम बोलते थे रूट। हाँ सर, तुम्हारे दांत का जो क्राउन पार्ट है, ए बच्चा, ए भाई सादिया, सुरैया, ऐजा, फैजा, जया, सुनो। जो तुम्हारा क्राउन है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तुम दांत पे ब्रश करते रहे, घिसते रहे, घिसते रहे, घिसते रहे, घिसते रहे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता तुम्हारे दांत नुकीले हो गए हैं, है ना? खुद ही एक एक दांत दूसरे दांत में धसा जा रहा है, होंठों पे रख रहा तो होंठों पे धस जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो तुम्हारे क्राउन को कौन बचा रहा है? तुम्हारे क्राउन को कौन बचा रहा है? तुम्हारे क्राउन जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं बेटा। तुम्हारे क्राउन के ऊपर कवरिंग होती है, एक लेयर की, कवर्ड विद ए भाई, कवर्ड विद इनेमल। कैमल नहीं, इनेमल। इनेमल नाम की एक लेयर होती है बेटा। ये तुम्हारे दांतों पर पाया जाता है बेटा, सिर्फ दांतों पर पाया जाता है, दांत को कवर करता है। दांत का जो हिस्सा दिख रहा होता है उसको ये कवर किया रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो इनेमल है, इनेमल, इसकी ओरिजिन क्या है? इनेमल की ओरिजिन ही एक्टोडर्मल है। इनेमल की ओरिजिन ही एक्टोडर्मल है। और वो कौन सी सेल है जो सिक्रीट करती है? इनेमल को सिक्रीट करने वाले सेल का नाम है बेटा अमीलोब्लास्ट। कौन सी सेल बेटा? अमीलोब्लास्ट नाम की एक सेल है जो क्या सिक्रीट करती है बेटा? इनेमल। हमारे अंदर अमीलोब्लास्ट नाम की एक सेल होती है जो क्या सिक्रीट करती रहती, क्या बनाती रहती है? इनेमल। और इनेमल क्या होता है? एक्टोडर्मल। और कहते हैं कि इनेमल पूरे एनिमल किंगडम में या एनिमल बॉडी में, कह सकते हो एनिमल बॉडी में, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है या हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है। हार्डेस्ट मटेरियल, इनेमल सबसे हार्डेस्ट मटेरियल पूरे एनिमल किंगडम में। तो मेरा एक सवाल है सभी से, सभी का जवाब आना चाहिए कि बताइए प्लांट किंगडम में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस का नाम बताइए। सवाल आ चुका नीट में। प्लांट किंगडम में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस का नाम बताइए। प्लांट किंगडम में कोलेजन, स्पोरोपोलिन। अच्छा, और भी लोग हैं, और लोग भी उंगलियां चला सकते हैं। हाँ, उनकी अम्मा ने मना थोड़ी किया कि बेटा वहां जाना तो उंगलियां बिल्कुल मत चलाना, वकी सर वरना डांटेंगे, है नहीं? हाँ, क्योंकि एग्जाम में बैठना। स्पोरोपोलिन, ये बिल्कुल सही बात है। स्पोरोपोलिन मैंने पढ़ा है, जो पोलन ग्रेन के एग्जाइन पे पाया जाता है ना? ये बात आप याद रखिएगा, स्पोरोपोलिन के, सॉरी, पोलन ग्रेन के एग्जाइन पर पाया जाता है। सर, इनेमल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरे एनिमल बॉडी में, और ये दांत के क्राउन पर पाया जाता है। ये एक्टोडर्मल होता है। अमीलोब्लास्ट नाम की सेल इसको सिक्रीट करती है। फिर इसके नीचे, इनेमल के नीचे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डेंटाइन। हसनैन, कौन कौन है थोड़ा सा देख लें भी। इनेमल के नीचे एक और होता है जिसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं बाबू? डेंटाइन। हाँ, डेंटाइन। ठीक है। हाँ, कौन कौन है देखने एक बार थोड़ा सा मुस्कुरा के। वकी सिद्दीकी है, आकांक्षा है, आकाश है, आलिया, हसनैन है, जया है, कोमल है, मानव है, मिस जीनत है, नौसीन है, रितिका है, सादिया है, सना यास्मीन है, शीतल त्यागी है, सुम्बुल है, जिया आमिर है। तो गायब कौन है? तौसीफ। मैं तौसीफ को भगा दूंगा, हसनैन याद रखना। मैं सच में ग्रुप से निकाल दूंगा, फिर शराब सर अलग से अपनी बॉटनी पढ़ाते रहें। ठीक है। हाँ, डेंटाइन तुम्हारा दोस्त है, समझा लो। क्योंकि दोस्ती सिर्फ खाने पीने की नहीं, दोस्ती सही राह पे लाने की भी होती है। चलिए, डेंटाइन। डेंटाइन का क्या मतलब है बेटा? सर, दांत का मेन पार्ट है बाबू। ए बच्चा, ये सवाल मेन पार्ट ऑफ टूथ, दांत का मेन पार्ट अगर कोई पूछे तो कहना कि डेंटाइन है, जो ये किसको सराउंड किया रहता है? सराउंडिंग द पल्प कैविटी।
कभी किसी का दांत टूटा है? अरे टूटा ही होगा, बच्चे थोड़ी हो, बुड्ढे बुड्ढे बैठे हो यहाँ पर सब। तो दांत टूटा था, जब बचपन में आपका दांत टूटा रहा होगा तो आपने क्या किया था उसके साथ? बताइए, बचपन के दांत जब टूटे होंगे आपके, जैसे खाना खाते वक्त अक्सर आ गया होगा, हिल हिल रहा था आ गया खाने में, तो आपने क्या किया होगा उसके साथ? कोई बता सकता है? मुझे कहा था कि ना चूहे का दांत जो है मिट्टी में लगा दो, हाँ यही, मिट्टी में डाल दो, चूहे की जो बिल होती छेद उसमें डाल दो, उसमें आपके चूहे बढ़िया दांत आ जाएंगे, ऐसा कहा जाता था ना। दबा दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब अलग अलग तरीके की थी सब बातें, वो बुजुर्गों वाली। असल में पहले काम था नहीं बेटा किसी को पास, तो कुछ ना कुछ फालतू बातें हुआ करती थी। हैं, जामुन, अगर जामुन जानते हो, जामुन जानते हो, जामुन खाया कभी गरीबों? इतनी बड़ी बड़ी होती है जामुन। हम्म। तो वो जो जामुन होती है, जैसे खाते वक्त कभी सीड अंदर चला गया, अब बचपन में थे तो घबरा जाते थे कि जामुन खाए हैं, तो घर वाले कहते आप तो पेड़ उगेगा। मेरे मेरा मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं ना सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सोचता बहुत था, तो मैं सोचता हूँ कि यार पेड़ अगर उगेगा तो मैं लेके चलूंगा कैसे मुंह में, मतलब पेड़ अगर आएगा तो। ये अपने थिंकिंग थी, वो तो बाद में समझदार तो मैं बाद में हुआ हूँ ना। हाँ, पेट में पेड़ उग जाएंगे, तो मुझे लगता था कि पेड़ ऐसे निकल आएगा बाहर। तो ये सब चीजें होती थी बचपन की वो बातें, अब तो सब खत्म हो गई है, हम बड़े हो गए हैं। हाँ सर, ये जो डेंटाइन है, जो मेन पार्ट होता है ये पल्प कैविटी को, तो मैंने कहा जब दांत आप देखोगे, तो दांत के अंदर आपको जब ऐसे ऐसे देखोगे ना, यहाँ पे कैविटी दिखेगी आपको, ये अंदर ये कैविटी होती है जिसे बोलते हैं पल्प कैविटी। ए बच्चा, उसे बोलते हैं पल्प कैविटी। तो सुनो, डेंटाइन को सिक्रीट करने वाले सेल का नाम है ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटो हसनैन, ओडोंटोब्लास्ट नाम की सेल होती है जो क्या सिक्रीट करती है बेटा? डेंटाइन सिक्रीट करती है, डेंटाइन। और अमीलोब्लास्ट इनेमल सिक्रेट करती है, ये मेन पार्ट होता है। और डेंटाइन के बारे में ये बातें याद रखनी है कि डेंटाइन की ओरिजिन क्या है, कौन बताएगा डेंटाइन की ओरिजिन क्या है? डेंटाइन की ओरिजिन ही मीजोडर्मल है बाबू। तो मेरे प्यारे बच्चों, मीजोडर्मल है, मेरे प्यारे बच्चों, मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल, आपको क्लियर हो गया है। लेकिन एक पार्ट और है, पार्ट नहीं हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। दांत के अंदर वाला हिस्सा जो होता है पल्प कैविटी, कहते हैं दांत का इकलौता यही लिविंग पार्ट है। ओए होए ओए होए होए, क्या बोल दिया मैंने? मतलब डेंटाइन इनेमल सब के सब डेड पार्ट होते हैं, जो पल्प कैविटी होता है वो लिविंग पार्ट है। इसमें सप्लाई किसकी होती है बेटा? अरे बोल दो। सप्लाई विद ब्लड वेसल्स। ए बेटा, ब्लड मतलब ब्लड, ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह वगैरह, इन सब से, है ना, इन सब की सप्लाई होती है पल्प कैविटी में। दांत जब टूटता है उसके अंदर जो कैविटी होती है, खाली जगह होती है उसे बेटा, उसे हम पल्प कैविटी होते हैं, वो लिविंग पार्ट होता है। बाकी डेंटाइन और इनेमल सब डेड पार्ट होता है। तो मेरा एक सवाल है, और सवाल है मेरा आकांक्षा से, ये बताइए कि जाइलम का कौन सा पार्ट डेड होता है? आकांक्षा, जाइलम का कौन सा पार्ट डेड होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। जाइलम का नोसिंग करें, स्किन काइमा डेड होता है, वेरी गुड। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, ओके। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सब डेड होते हैं। तो सिर्फ क्लास में टाइम पे और रेगुलर रहा करो, ठीक है? स्क्लेरन काइमा, जया क्या बोल रहे हो ये सब? स्क्लेरन काइमा क्या मतलब होता है? ये जाइलम का पार्ट है। स्क्लेरन काइमा जाइलम का पार्ट है भाई। अब जाइलम कितने पार्ट है तुम लोग हम पीट देंगे, बताओ। बॉटनी पढ़ रहे हो तुम लोग, जाइलम में कितने पार्ट होते हैं जी? 4 पार्ट, है ना? कौन कौन से? अब जाइलम वेसिल, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। और ये तुम पढ़ा बता रहे हो ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और जो जाइलम और वेसियस से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना? मुझे बॉटनी भी उतनी ही आती है जितनी मुझे जूलॉजी आती है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि शराब से नहीं। हाँ, उतनी ही आती है जितनी जितनी आपने पढ़ी होगी, ठीक है? हाँ, उससे ज्यादा ही आती है। सवाल पूछूंगा भी, परेशान ना रहो। अब पल्प कैविटी, सर लिविंग पार्ट है, सप्लाई विद ब्लड वेसल्स और नर्व्स। गुड सर, गुड सर, आगे बढ़ते हैं। ए बच्चा, इस पेज में किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सादिया, सुरैया, कोई दिक्कत भैया? नो सर। अच्छा, कोमल भी हैं। हाँ, क्रिस्टल क्लियर, डांटने के बाद क्रिस्टल ही होता है। अब तो मैं सबको डांटूंगा।
एक को नहीं छोड़ूंगा, सातों को डांट नहीं। तो सनी देओल आ गए। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज। आओ, चलिए। ए बाबू, ये तो हो गया तुम्हारा पल्प कैविटी वाला पार्ट। अच्छा, एक बात बताइए, आपके दांत के लिए कौन सा मिनरल जरूरी है? जल्दी जवाब तो देखें, कौन सा एलिमेंट, कौन सा मिनरल जरूरी है आपके? कैल्शियम, इसके अलावा भी कुछ चाहिए? कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। एक शब्द आया फ्लोराइड। कैल्शियम अगर तो चाहिए, फ्लोराइड। देखो क्या कहते हैं हम, फ्लोराइड एसेंशियल है दांतों के लिए, इज एसेंशियल फॉर टीथ। ये जरूरी है दांतों के लिए, लेकिन अगर ये जरा सा भी एक्सेस हुआ, बट एक्सेस, अगर ये फ्लोराइड आपके खाने में, आपके नमक में या चीजों में अगर ये एक्सेस हुआ, तो ये जानते क्या कर देगा? कॉजेज मोटलिंग। कॉजेज मोटलिंग। मोटलिंग का मतलब होता है सड़ना, एक तरह से कह सकते हो। जो मेम्ब्रेन होती है वो खराब होने लगती है, दांत खराब होने लगते हैं अगर इसका एक्सेस होने लगता है तो मामला, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि ना, कभी कभी कहते हैं कि यार दांत बड़े पीले पीले खराब से हो रहे हैं, मैं तो ना बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, ना मसाला खाता हूँ, फिर क्यों? हो सकता है एक वजह ये भी हो सकता है, बाकी पायरिया वगैरह भी है। पायरिया तो खैर गम की दिक्कत है, दांत की दिक्कत भी नहीं है, वो मसूड़ों की दिक्कत है, ठीक है। और दांत में, अच्छा हाँ, एक सवाल था, मैं देखो अभी निकल गया, कहाँ गए? किसी ने कुछ पूछा था, टूथ डिके, हाँ। जो दांत का वो होता है, मतलब डिके होता है, वो शुरुआत कहां से होती है? याद रखना, ये कैल्शियम वाला पार्ट डिके नहीं होता है पहले। आपकी नर्व्स में कोई ना कोई, मान लीजिए आपकी नर्व्स है, मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल्स, उसमें सप्लाई हो रही है, किसी वजह से उस सप्लाई में गड़बड़ी हो रही है, तो आपके ये वाला हिस्से में दिक्कत नहीं होती है। कीड़े लगना, दर्द होना, ये ऐसे थोड़ी होता है। सब के सब मसूड़े में होते हैं, या नर्व्स में होते हैं, या फिर ब्लड वेसल्स में होती हैं। लेकिन अब हम दांत में अगर दिक्कत, मतलब दर्द हो रहा है मसूड़े में, तो हम दिमाग वाले डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे, नर्व्स वाले के पास कि भाई न्यूरो के हैं, चलो उनको दिखाते हैं। वो दांत वाला ही देखता है, ठीक है। तो जो लिविंग पार्ट है, जाहिर सी बात है, किसी ने पूछा था भी सवाल में, जो दिखा, लेकिन हमने कहा बताते, जो दांत का लिविंग पार्ट है उसी में तो लगेगा, और लिविंग पार्ट में सप्लाई उनकी होती है, तो वहीं पर इन्फेक्शन होगा और कहीं नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो हमारी स्किन भी, तो हमारी स्किन क्या डेड है, तो यहाँ भी इन्फेक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था बेटा। और दूसरी बात जो इसमें समझना है, जो मैमल के अंदर, हमारे अंदर, यानी मैमल के अंदर, सर मैमल के अंदर, ए भाई यसना यास्मीन, मैमल के अंदर जो टूथ है, जो टूथ है, तो सुनो गौर से, हाँ भी सुरैया, सुनना काधे से, सुनो। मैमल के अंदर जो दांत है, वो भैया थीकोडोंट है, थीकोडोंट। वो भैया थीकोडोंट है, थीकोडोंट। मतलब क्या हुआ? मतलब दांत इज धसिंग इन, दांत इज धसिंग इन, एम्बेडेड इन जॉ, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। सॉकेट ऑफ जॉ बोन, हमारे जबड़े में सॉकेट बना होता है, हमारे जबड़े की हड्डी में सॉकेट बना होता है। हमारा दांत चिपका नहीं है, धसा है। जैसे मेढक के दांत होते हैं ना, वो चिपके हैं, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, एकदम नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। लोफोडोंट, ये सब फालतू के डोंट नहीं पढ़ना है। तो आपके दांत क्या है? थीकोडोंट, मतलब जबड़े के बोन के सॉकेट में, जबड़े के बोन के सॉकेट में धसा हुआ है। दूसरा बताओ सर, दूसरा, जो मैमेलियन टीथ होते हैं वो डाइफियोडोंट होते हैं। पहला तो याद रखना, डाइफियोडोंट मतलब ग्रो ट्वाइस इन लाइफ, जिंदगी में 2 बार ग्रो करते हैं, ग्रो ट्वाइस इन लाइफ। लेकिन इस पर कुछ सवाल हैं। सर हमारे दांत 2 बार, तौसीफ आवाज बंद कर लो, 2 बार ग्रो करते हैं, हमारे दांत 2 बार ग्रो करते हैं, लेकिन वो दांत की संख्या कितनी होती है? कहना 20। कितने दांत है बेटा वो? 20। 20 ऐसे दांत है जो 2 बार ग्रो होते हैं। बाकी मोनोफियोडोंट क्या होता है? मोनोफियोडोंट क्या होते हैं बेटा? बेटा मोनोफियोडोंट क्या होता है? तो कहना ऐसे दांत जो लाइफ में 1 बार ग्रो हो, ग्रो वंस इन लाइफ। इतने दांत जो जिंदगी में 1 बार ग्रो, उनको बोलते हैं मोनोफियोडोंट। उनकी संख्या है 12। तो आओ हम थोड़ी सी बातें करते हैं। ये जो 20 दांत है बेटा, 20 दांत जो है ना, इनको हम इन्हीं में ही कहेंगे
ये असल में होते हैं कौन से टीथ? मिल्क टीथ। ये जो 20 दांत होते हैं, बता इनके मिल्क टीथ, दूध वाले दांत, झड़ने वाले दांत, झड़ने मतलब डेसिडुअस, डेसिडुअस मतलब झड़ जाना, डेसिडुअस टीथ, या फिर जिनको हम टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ। तो बच्चा 20 ऐसे दांत हैं जो टेम्परेरी होते हैं बाबू मेरे लाल। तो बताइए, सभी बच्चे बताइए कि कितने दांत परमानेंट होते हैं? कितने दांत परमानेंट होते हैं? अच्छा, 20 अगर टेम्परेरी है तो हाँ, मानव देखा, मानव ने बताया है ना? मानव ने बताया है कि देखो 12। बताओ परमानेंट कितने? एक जवाब आया अभी तक, 12 और 30 का, 32 का। परमानेंट 32। अच्छा, किसने बताया भाई? कोमल, देखो कोमल ने सही पढ़ा है। किसने बताया भाई ये 32 दांत परमानेंट होते हैं? हाँ भाई जया, किसने बताया आपको? 28 होते हैं ना, देखो जया फ्लक्चुएट हुई ना, बस यही तो हमें चाहिए था। 28 परमानेंट होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा भाई, हाँ। अच्छा, अकलदार नहीं निकला है? अबे परमानेंट टीथ 32 होते हैं, अब अकलदार बस सब जोड़े जाते हैं उसमें। 32 टीथ परमानेंट होते हैं। परमानेंट का मतलब जो हमेशा बरकरार रहे। तो क्या आपके पास सिर्फ 12 ही दांत रहेंगे? हंस भी नहीं पाओगे बेटा खुल के, है नहीं? तब, अरे सॉरी, ये 32 तो परमानेंट में लिखना था। हाँ, अगर दांत ना हो, एक तो तुम लोगों के दांत होते हुए भी तुम लोग सही से नहीं हंस पाते हो, तो सुनो, बिना दांत के कैसे हंसोगे तुम लोग? ठीक है? तो परमानेंट टीथ 32 होते हैं, टेम्परेरी 20 होते हैं। परमानेंट टीथ जो हमेशा बरकरार रहेंगे, परमानेंट टीथ। अब उसमें अलग अलग है कि क्या क्या है। उसमें 4 अकल वाले होते हैं, वो जो अलग बात है। परमानेंट टीथ 32, लेकिन 32 याद रखना आपको। कितनी उम्र में, ये लिखवाना है, कितनी उम्र में ये टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ किस उम्र में टूट जाते हैं बेटा? किस उम्र में ये परमानेंट टीथ टूट के टेम्परेरी टीथ टूट के परमानेंट आते हैं? 5 साल में। वाह भाई वाह, बजाओ ताली भाई। 5 साल का बच्चा जिसे अभी 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 जस्ट खड़ा हो रहा है, इनके ये दांत तोड़े जा रही है, कैसी मम्मी बनेगी ये? सोचने वाली बात है। नहीं टूटेगा तो खुद तोड़ देगी। 3 से 4, ये तो और है, ये तो और खतरनाक मम्मी हो रही जया, है नहीं? 12 साल, वेरी गुड हसनैन, 12 साल बेटा, 12 साल माना जाता है। आगे से आगे 1 साल आगे पीछे कर सकते हो, ब्रश ब्रश करें, 12 प्लस माइनस 1 ईयर आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन 12 साल की उम्र में लगभग सब टूट चुके होते हैं, सब लगभग परमानेंट आ चुके होते हैं सब। ठीक है? तो याद रखना, थीकोडॉन धसा हुआ डाइफियोडॉन जिंदगी में 2 बार ग्रो करना, उनकी संख्या 20 दांत। मोनोफियोडॉन यानी कि 12 दांत। और यानी कि मेरा एक सवाल है, तो कितने ऐसे दांत होते हैं जो बच्चों में नहीं होते? कितने दांत, ऐसे नहीं, कितने दांत हैं जो बच्चों में नहीं होते, यही समझना है सब। कितने दांत होते हैं जो बच्चों में नहीं होते? नंबर बताओ, पूरे पूरे नंबर बताओ बेटा, कितने हैं? कितने ऐसे दांत हैं जो, कितने नंबर हैं? नंबर ऑफ टीथ 12 ना, सीधे लिखो। मतलब ये जो 12 दांत है, 12 टीथ नॉट फाउंड इन चिल्ड्रेन, नॉट फाउंड इन चिल्ड्रन मतलब 12 साल तक में, इन चाइल्ड, बच्चों में 12 दांत नहीं होते हैं, ये बाद में आते हैं। तो ये दांत वाला मामला भी क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कह दो हाँ। सादिया, आगे बढ़ूं? नौसीन, आकाश, जीनत, आलिया, हसनैन, बढ़ूं? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो चलते हैं। सादिया गायब हो क्या तुम बेटा? है ना, जिंदा होने का सबूत दिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट सुनिएगा। सर यहां तक की बात हो गई है, लेकिन नेक्स्ट बात जो मैं करने जा रहा हूं वो है, 3 बातें हो गई है शायद। थीकोडोन डाइफियोडोन नहीं, एक हेट्रोडोन भी होता है। हेट्रोडोन किसे कहते हैं बेटा? हेट्रोडोन का मतलब होता है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। सीधा हम लिख देना, वैसे लिखना, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डोंट का मतलब टीथ। यहां पे लिखना था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, लेकिन याद रखना हमारे अंदर 4 तरह के दांत होते हैं बेटा, है ना? 4 तरह के दांत में से कौन कौन से? इंसाइजर या इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर यानी मोलर से पहले,
और मोलर। देखो बायो में एक ऐसी मैथ चलने वाली है, इंसीजर आगे के 4, ये देखो, ये देखो ना चमकता हुआ दांत, ये आगे के 4, मतलब ये जो नुकीले वाले हैं, जुबान लेके जाओ इन नुकीलों के बीच में, तो 4/4 इज इक्वल टू 8। ऐसी मैथ सिर्फ बायो में ही पढ़ सकते हो बेटा, जो मैथ वालों को भी नहीं पता है। 4/4 इज इक्वल टू 8। अबे ऐसे पढ़ो पहले, 4/4 इज इक्वल टू 8। कैनाइन कितनी होती है? 2/2 इज इक्वल टू 4। प्रीमोलर कितनी होती है बेटा? 2 4/4 इज इक्वल टू 8। और मोलर कितनी होती है बेटा? 6/6 इज इक्वल टू 12। मतलब 4/4 मतलब 4 ऊपर के जबड़े में, 4 नीचे के जबड़े में। कैनाइन 2 ऊपर के जबड़े में, 2 नीचे के जबड़े में है ऊपर। और प्रीमोलर 4 ऊपर 4 नीचे, मोलर 6 नीचे 6 ऊपर। तो इस तरह से अगर डेंटल फार्मूला कभी लिखना आए, पहले डेंटल फार्मूला तो बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में हम जिक्र करते, डेंटल फार्मूला बाद में बात करते, है ना। तो सुनो, इंसीजर, इनका काम होता है बाइटिंग और कटिंग का। कभी कभी मैचिंग में दे देते हैं बाबू, ये सब सवाल दे देते हैं बाइटिंग और कटिंग का। कैनाइन, इसका काम है टीयरिंग एंड शेयरिंग, भाई चीर फाड़ वाला, टीयरिंग शेयरिंग। प्रीमोलर और मोलर, इनको बोलते हैं क्या बेटा? इनको ग्राइंडिंग और क्रशिंग के लिए होता है, ये ग्राइंडिंग और क्रशिंग के लिए होता है। सही मायने में प्रीमोलर ज्यादा क्रशिंग के लिए होता है, ठीक है। अब एक बात, एक सवाल है, देखें शीतल का जवाब कैसा आता है। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन बाइकस्पिड वाल्व एंड टूथ एंड विच टूथ? देखें किसके पास, आकांक्षा, बाकी सारे बच्चे बताओ। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन बाइकस्पिड वाल्व एंड टूथ एंड विच टूथ? मसल्स होती हैं। अच्छा जल्दी बताओ भाई। मोलर टूथ में 2 कस्प होते हैं, वेरी गुड, ये सवाल आ चुका है बाबू, लिख लेना। इसमें 2 कस्प होते हैं, कस्प। इसमें जब देखोगे ना ऐसे, ए ऐसे करके, ए ऐसे, ये है ना, याद रखना। कस्पिड, बाई कस्पिड वाल्व में और इसमें कस्पिड में यही सिमिलरिटी है बेटा, तो ये याद रखिएगा। क्रशिंग ग्राइंडिंग, अच्छा खाने का है, अगर आप किसी कोई चीज काटते हो दांत से, तो कैसे काटते हो आप? है ना, अक्सर आप ऐसे करते हो क्या, ऐसे, जैसे सेब खाना है, मान लीजिए कभी सेब मिल गया आपको बेटा, सेब मिल जाए अगर आपको, तो आप कैसे खाओगे? ऐसे काट के ऐसे। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा ऐसे खाते हैं, खाने का तरीका नहीं पता, वो लेकर आधा गाल को लेते हुए जाते हैं बेटा। वैसे नहीं खाना है ना आपको, अच्छे बच्चों की तरह खाओ, इंसीजर से। और कैनाइन में ये वेल डेवलप होता है, ए बाबू, कैनाइन वेल डेवलप होता है, कैनाइन वेल डेवलप होता है किसमें? कार्निवोरस में। जो मांस खाने वाले होते हैं उसमें कैनाइन, कुत्ते को कभी देखा है कि नहीं देखा है ना, उनमें कैनाइन बहुत वेल डेवलप होता है। ओ बाबू, ए बाबू, ये सुनो ना, हाथी के दांत देखे हैं? वो जो हाथी, हाथी के अंदर भी दांत होता है, लेकिन जो बाहर दो निकला होता है वो कौन सा है? हाथी के जो दो बाहर के दांत निकले होते हैं वो कौन से हैं? हाथी के बाहर वाले 2 दांत, अपर इंसीजर, वेरी गुड। हाथी का जो अपर इंसीजर, अपर इंसीजर, ये टस्क कहलाता है, टस्क ऑफ एलिफेंट। हाथी का जो टस्क है बेटा, जो दांत बाहर निकला हुआ होता है। अच्छा इसमें देखा होगा कुछ लड़कियों के भी निकले होते हैं, लड़कों के नहीं निकलते। आपने देखा होगा लड़कियों के अक्सर ये वाले दांत, ये धना, ये थोड़ा थोड़ा सा टेढ़े होते हैं और बाहर होते हैं हल्का सा, इतने नहीं होते हैं कि जो है नीचे वाला होंठ मिल ना पाए ऊपर, इतने नहीं होते, मतलब जरा सा होता है, ठीक है, हल्का सा। क्योंकि वो भी हाथी समझो उनको, और क्या। चलो आगे बढ़ते बेटा। तो पॉइंट ये हुआ बेटा, होते नहीं है वो, ऐसे हो जाते हैं, उनमें कोई वो लॉजिक नहीं है कि क्यों होते हैं। अच्छा कुछ लोगों के दांत आपने देखे होंगे थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, मतलब इतने बाहर होते हैं कि वो बंद करना चाहे बंद नहीं कर सकते हैं। उनमें बस तड़प इन 2 होठों की होती है कि वो आपस में मिल नहीं पाते हैं बस, और कोई बात नहीं होता। बारिश होती है तो ये होंठ भीग भी नहीं पाएंगे, जैसे ऐसे रहेंगे ना ऊपर निकल आएंगे, कहाँ भीग पाएंगे। तो मतलब बात बता रहे हैं बस, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं बेटा। हाँ, तो ये थे पॉइंट। दूसरी बात, आपने वो सुना है वैलरस? वैलरस जिनके ऊपर जैसे दांत लगे ऐसे निकले होते हैं, एकदम एकदम ऐसे, और ऐसे 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 भागते, वैलरस। वैलरस का देखा होगा कि नहीं?
वैलरस के जो होते हैं वो कैनाइन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कैनाइन होते हैं। वैलरस के जो टस्क होते हैं, वैलरस जो जानवर है उसके जो टस्क होते हैं वो बेटा कैनाइन के होते हैं, कैनाइन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है मेरे लाल मेरे बच्चे। आओ बात करते हैं। हमारे दांत हेट्रोडोंट हो गए, थीकोडोंट हो गए। हमारे दांत की एक और खासियत है मैमल्स के दांत की, ब्यूनोडोंट। लेकिन ये वेल नहीं माना जाता, बहुत अच्छा ये डेफिनेशन नहीं मानी जाती है। ब्यूनोडोंट का मतलब होता है ब्लंट एज। ब्लंट एज मतलब जो दांत होता है बेटा वो ऐसा होता है, ऐसा। मतलब ऊपर से एकदम ब्लंट होता है, ऐसा, है ना, ब्लंट होता है, किनारा ब्लंट होता है। जबकि मछली के दांत, मछली कभी खाई? मछली के अगर मुंह में ऐसे उंगली डाल दो ना तो तुम्हारे उसमें चिपक जाएंगे वो। मतलब उनके दांत एकदम नुकीले नुकीले होते हैं, तो वो चुभ जाते हैं अंदर जाके, सुई की तरह होते हैं। जबकि हमारे दांत का एज ब्लंट होता है ना। लेकिन ये 100% सही नहीं है, इसलिए लिखा नहीं था, लेकिन है ये करेक्टर। क्योंकि हमारे जो वो है खासकर कैनाइन, थोड़ा बहुत है जो भी है, वो थोड़ा नुकीले होते हैं। आपने देखा होगा, जुबान लेकर जाइए, है ना, वहां पर महसूस करिए तो आप देखिए। तो ब्यूनोडोंट का मतलब होता है ये जो किनारा होता है दांत का ऊपर वाला हिस्सा वो ब्लंट होता है, मतलब वो नुकीला नहीं होता, नुकीले नुकीले कांटे की तरह नहीं निकले होते, चुभ जाए कहीं पे, ठीक है। तो भैया हम लोगों ने ये पढ़ा दांत के बारे में कि दांत होता है क्या क्या, थीकोडोंट, डाइफियोडोंट, ब्यूनोडोंट। लेकिन एक सवाल है, हेट्रोडोंट। सवाल ये है कि बच्चों में वो जो मोनोफियोडोंट होते हैं, जो 12 दांत होते हैं, मोनोफियोडोंट बेटा, जो मोनोफियोडोंट होते हैं, 12 दांत होते हैं बाबू, वो 12 दांत कौन कौन से होते हैं? वो 12 दांत के कौन कौन से होते हैं? कोई बताएगा? उसमें से 8 प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, या जो एक बार ग्रो करता है, और 4 मोलर। मोलर समझते हो? एकदम एकदम लास्ट वाला दांत, एकदम एकदम लास्ट वाला, एकदम लास्ट में जो दांत होता है उसे मोलर बोलते हैं, उसे लास्ट मोलर बोलते हैं। तो ये 8 4 12 दांत ऐसे होते हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक बार ग्रो करते हैं, और ये बच्चों में नहीं पाया जाता है ना, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। मैं नेक्स्ट पेज करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा स्पीड मेंटेन करना है। सुनो ए बाबू, लास्ट मोलर को क्या बोलते हैं? लास्ट मोलर टीथ को, एकदम आखिरी वाले दांत को क्या बोलते हैं जो निकलता है, बहुत तकलीफ देता है बेटा, बहुत तकलीफ देता, सूजन हो जाता है, गाल मतलब बताते हैं कि सूजन आ जाती ज्यादा। लास्ट वाले टीथ को क्या बोलते हैं हम लोग? विजडम टूथ। क्या बोलते हैं? विजडम, एकदम लास्ट वाले को। तो बताओ हमारे अंदर कितने विजडम होने की पॉसिबिलिटी है? एक इंसान के अंदर कितने विजडम होते हैं, हो सकते हैं? एक इंसान के अंदर कितने विजडम टूथ हो सकते हैं? अच्छा रितिका आ गई है। एक इंसान के अंदर कितने अकल दांत हो सकते हैं? नंबर बताओ। 6। आमिर कह रहे हैं 6। 6 कैसे बाबू? सुम्बुल के 4 4, एक लास्ट इधर, दूसरा लास्ट इधर, तीसरा लास्ट इधर, चौथा लास्ट इधर, तो 4 ही तो हुए, है ना। विजडम टूथ 4 हो सकते हैं मैक्सिमम बाबू, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। सर हमको पता लगे कि बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं होते हैं? पूरे के पूरे प्रीमोलर और लास्ट के मोलर, ये नहीं होते। अभी भी हमें लगता है आप लोगों में कुछ को छोड़ो, कुछ तो बूढ़े बूढ़ी यहाँ पे बैठे हैं, है ना, तो उनके 28 ही होंगे दांत, है ना। मेरे जैसे, मुझे देखो, मुझे तो डर है, मतलब शक है अपने पर, मुझे पूरा शक है कि मेरे अंदर तो 26 24 ही दांत होंगे, है नहीं, ज्यादा बच्चा है ना हूं ना मैं। हाँ हाँ। तो पॉइंट ये है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो विजडम टूथ हो गया, इंसीजर कैनाइन पसल का, हाथी के दांत, वैलरस के दांत। अच्छा एक बताइए, अगर किसी, जैसे 4 तरह के दांत, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, लेकिन कोई ऐसा जानवर आपको पता है जिसके अंदर कैनाइन नहीं होता है, तो उसकी जगह पे स्पेस होता है? कोई ऐसा जानवर पता है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं लिखना। हाँ, काऊ। वाह। अबे रैबिट होता है, ज्यादातर रैबिट में पाया जाता है वैसे काऊ में, लेकिन ज्यादातर रैबिट में देखा गया है। रैबिट में कैनाइन टीथ नहीं होता है। रैबिट में कैनाइन टीथ नहीं होता है। उस टीथ की जगह पे एक नेचुरल गैप होता है, जिसको बोलते हैं डायस्टिमा, द नेचुरल गैप बिटवीन टू टू टीथ। बट लेकिन एक टीथ एब्सेंट होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि यार दांतों के पीछे गैप होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांतों के पीछे गैप होता है, मतलब कुछ लोगों को तो ज्यादा ही गैप होता है।
मतलब वो खाली ऐसे दांत ऐसा करता था, नीचे पीछे कौवा लटका हुआ दिख रहा होता है नहीं? तो मेरा ये कहना है तो कुछ लोगों के नेचुरल जो एक दांत ना होने का जो गैप होता है उसे डायस्टेमा बोलते हैं और रैबिट है। उसे कोई फायदा नुकसान नहीं, बस एक बात बताया जा रहा है। तो डायस्टेमा क्या है? डायस्टेमा डायस्टेमा क्या है? सर सर ये नेचुरल गैप होता है बिटवीन टू 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 टीथ। दो दांतों के बीच में नेचुरल गैप होता है। लेकिन तो एग्जांपल अगर देखा जाए तो रैबिट, कौन सा दांत नहीं होता रैबिट में? रैबिट में कैनाइन एब्सेंट होता है बाबू। रैबिट में कैनाइन दांत एब्सेंट, नुकीले वाला दांत एब्सेंट होता है। तो एक सवाल पूछा गया था, सभी बच्चे बताएं। सादिया जवाब नहीं आ रहा आपका, बताइए। दांत चार तरह के बताए थे हमने, तो रैबिट में डायस्टमा किन किन दांतों के बीच में है, ये सवाल है। ये सवाल आ चुका है। रैबिट में डायस्टमा किन किन बीच, इंसीजर और प्रीमोलर। वेरी गुड कोमल, इंसीजर आईपीएम, हाँ ठीक है आमिर। इंसीजर और प्रीमोलर। सादिया आप हैं या नहीं है? हैं तो आपका जवाब आना चाहिए बेटा, है ना? यहां पर उंगलियां चलानी है, यहां तो आप बोल सकते हो। जो वाह, बहुत अच्छा बोला बेटा आपने। बोला तो बोला, कम से कम कुछ तो बोला। चलिए, हाँ रैबिट कैनाइन एब्सेंट होती है। भैया देखो थोड़ा सा हम बात कर ले किसकी, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला में कभी भी, डेंटल फार्मूला को हम कभी भी पूरा नहीं लिखते हैं। डेंटल फार्मूला ऐसे लिखा जाता है। डेंटल फार्मूला आधे जबड़े का लिखा जाता है। हाफ अपर जॉ, हाफ लोअर जॉ के जो डेंटल फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ अपर जॉ, हाफ अपर जबड़ा, हाफ लोअर जबड़ा, हाफ लोअर जबड़ा। ए बाबू, इनको हम बोलते हैं क्या बच्चा? हाफ अपर जॉ और लोअर जबड़े को, इनमें इनको डेंटल फार्मूला को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताइए इधर क्या होगा? 21 23 21 23, मतलब आधे जबड़े में दो इंसीजर, एक कैनाइन, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर, तीन मोलर। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 16 ऊपर 16 नीचे, 16 ऊपर 16 नीचे, पूरे 32 दांत हो गए। ऐसी मैथ सिर्फ बायो में पढ़ सकते हो। अगर ये मैथ होती तो बताइए आंसर क्या आता? चलो बताओ, ये मैथ होती तो कितने आंसर आते? अरे बोलो ना। दो, हाँ क्या करो? फिर तो मोलर पता नहीं क्या बोल रही है। जीनत करी एक आंसर आता, आकाश करे एक आंसर आता। अभी तुम लोग को पीट देंगे हम। एक कैसे आंसर आता भाई? दो आता ना? मैथ भी कमजोर है क्या तुम लोगों की? इतनी तो मेरी ठीक है यार। मोलर चार होते हैं। कहा मैंने चार लिखा है बेटा? आठ ही तो लिखवाया। चार ऊपर चार नीचे, चार ऊपर चार नीचे, चार दो छह, छह चार दस 16, है ना? चलिए आगे बढ़ता हूं। तो सुनो, ये डेंटल फार्मूला हो गया एडल्ट का। एडल्ट का, एडल्ट का डेंटल फार्मूला है ये बेटा। लास्ट वाले क्या कर रहे हो? अरे सर मैं लास्ट में डिवाइड करके बोल दिया। अरे क्यों बोल दिए? इतना टाइम है तुम्हारे पास? इतनी छोटी सी कैलकुलेशन में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे तुम लोग, हैं जी? और कहते हो फिजिक्स बड़ी स्ट्रांग है, पढ़ने की जरूरत ना है। चलो, अगर हम चाइल्ड की बात करें, 12 साल से कम के बच्चों को, यानी 10 साल के कम ले लो, चाइल्ड की बात करें तो फार्मूला लिखोगे 2102, 2102। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि बच्चे में प्रीमोलर नहीं पाया था और लास्ट का मोलर नहीं पाया था। लास्ट मोलर, ये दोनों के दोनों एब्सेंट होते हैं बेटा, ये एब्सेंट होते हैं। तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे दांत का जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 2 ना, 2 0 0 2 2 जा 4, 4 2 0 4, ये पूरे दांत का है। लास्ट में जो 2 से मल्टीप्लाई कर पूरे दांत का, तो बच्चे के अंदर है क्योंकि बच्चे में प्रीमोलर नहीं होता है। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? और ये खरगोश का, शेर का, हाथी का, सुअर का, घोड़े का, सब नहीं पढ़ना है बाबू। पहले मुझे लगता था क्योंकि गाइडेंस दिया रहता था सुअर में सबसे ज्यादा दांत, घोड़े में 44 दांत, है ना?
तो पहले इंसान का याद करना, सुअर का बाद में याद रखना बेटा। हाँ, वही नहीं निकल पाता है तो सुअर कहां से याद रखोगे? ठीक है, चलिए। आ गया? अरे आया कि नहीं आया? अबे जल्दी तो बोल। आगे बढ़ूं फिर मैं? आया आया आया। नहीं आया? क्या आया बेटा, क्या नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी पूछ लो, जल्दी पूछो भाई जया। हाँ, क्या प्रीमोलर बेटा बताओ? कहाँ प्रीमोलर में, कहाँ तुम परेशान हो, कहाँ दुविधा में, दिखाओ, पूछ लो। जया पूछो कहाँ है प्रीमोलर? हाँ, क्या करें प्रीमोलर का, क्या करें बेटा? प्रीमोलर का मैंने मोलर लिख दिया, मतलब? मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं, क्या मतलब बेटा? पीएम और एम बना है लास्ट में, लास्ट में पीएम और एम बना है, बताइए क्या हुआ? लास्ट मैंने लिखा है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर लिखा है बेटा। तो 4 2 4 6, 4 2 4 6। कोई बात नहीं, आज 2 बादाम कम खाया था क्या आपने? कोई बात नहीं बेटा, चलिए। ये दांत की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। बीडीएस आपने कर लिया बेटा, अभी अभी एमबीबीएस करना बाकी है ना। बीडीएस तक आप पहुंच चुके हैं, अभी एमबीबीएस करेंगे। उसके बाद हम लोग पूरी एमबीबीएस, जब यानी पूरी फिजियोलॉजी खत्म है तो आप एमबीबीएस करना है, और हकीकत में पहले साल यही है। उसके बाद ये दांत का हो गया है, तो हम दांत के पीछे देखो, अपनी जुबान, अभी जुबान की बात नहीं करेंगे, दांत के ऊपर अपने अपने मतलब अपनी जुबान को ऊपर दांत में लगाओ, ऐसे लगाओ। अब पीछे अगर जाओ, जुबान संभाल के बेटा, देखो अंदर ही ना निकल जाए जुबान, कहीं पीछे ना निकल जाए, संभाल के लेके जाना ना। हाँ, पास पीछे लेके जाने के चक्कर में पीछे ही रह गई, आ नहीं रही है ना? हाँ, तौसीफ अभी आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये जब लेके जाओगे तो आपको क्या महसूस हुआ? पहले हार्ड हार्ड महसूस हुआ कि सॉफ्ट सॉफ्ट? जल्दी बताओ, पहले हार्ड महसूस हुआ कि सॉफ्ट? किया करो ये सब चीजें। पहले हार्ड हुआ कि सॉफ्ट? पहले सॉफ्ट। ये सच में आज लग रहा है ये ना, ये तो या तो कुछ उल्टा भांग, चरस, गांजा, मरिजुआना, हशीश, अफीम, हीरोइन कुछ लेकर बैठी है जया। आज मुझे लग रहा है ये सच में, है ना, ये पक्का कुछ नशा करके बैठी है सस्ता वाला। पहले हार्ड है ना, फिर पीछे ले जाओ, देखो एकदम नरम नरम लगता है ना? चलिए, उसको हम बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। पैलेट की स्टडी कर लेते हैं बाबू, पैलेट की स्टडी कर लेते हैं। उसके बारे में थोड़ा समझना है, पैलेट। देखो पैलेट जो, तालू, तालू क्या बोलते हैं? तालू, तालू बोलते हैं, तालू, तालू बोला जाता है। आम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भाई आप लोग? हाँ, हार्ड और सॉफ्ट तालू बोलते हैं। तलवा तो ये होगा ना, नीचे तलवा चाटना, वो तो पैरों का होता है। क्या पता बेटा, आपके अंदर है, आपको पता ही नहीं। ततवा नहीं रे, तालू, तालू बोलते, चलो ठीक है। सर ये पैलेट का जो एंटीरियर पार्ट है, मतलब आगे वाला हिस्सा जो है, दांत से जब जस्ट लगा वाला एंटीरियर पार्ट, दांत का मतलब सॉरी, पैलेट का जो एंटीरियर पार्ट है वो जरा हार्ड है। क्या है बेटा? हार्ड है। और जो हार्ड है ना, उसको उसको बोलते हैं हम लोग हार्ड पैलेट। उसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। तो सवाल ये कि कौन से बोन का बना होता है, तो कहना ये मैक्सिलरी बोन का है। ऊपर वाले मैक्सिलरी बोन है बाबू, ऊपर ये मैक्सिलरी बोन है। और पैलेटाइन बोन है। कौन सा बोन है? पैलेटाइन। ऊपर जो ये है ना, हार्ड हार्ड दांत के बाद ये इसमें 2 बोन है, मैक्सिलरी और पैलेटाइन बोन है, इसकी वजह से यहाँ हार्ड होता है। लेकिन आप कभी जुबान को ऐसे से आगे पीछे करो, ऐसे ऐसे करो करो करो, आपको देखो कुछ गड्ढा गड्ढा टाइप का मिलेगा, कुछ गड्ढा गड्ढा लग रहा है, गड्ढा उभरा गड्ढा, है कि नहीं है? अरे भाई, तुम किसी डॉगी की तो नहीं करने लगे बेटा जुबान डाल के उसके मुंह में? खुद का करना है बेटा, खुद का, है नहीं? हाँ, है ना? उसके को बोलते हैं रुगी या रुगे, है रुगी या रुगे। जानते हो ये क्या करता है? ये फूड की ग्रेस्पिंग में, फूड को पकड़ने में मदद करता है। ये जो है ना, ये जो उभरा उभरा गड्ढा गड्ढा है, ये फूड को ग्रेस्प करने में मदद करता है। तो एंटीरियर पार्ट जो हार्ड पैलेट है उसमें होता है रुगे या रुगी। ये क्या करता है? ग्रेस्पिंग फूड, फूड की ग्रेस्पिंग करता है, ग्रेस्पिंग फूड, ग्रेस्पिंग फूड, वेरी गुड। और बेटा जो पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट है,
पीछे वाला मतलब आप पीछे जाइए, जुबान को लेकर पीछे जाइए, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, क्योंकि वो बहुत नरम नरम होता है एकदम, सॉफ्ट पैलेट, है ना। और फिर सॉफ्ट पैलेट के और आगे लेकर जाएंगे जहां जुबान आपकी नहीं पहुंच पाएगी, एक कुछ लटका हुआ स्ट्रक्चर होता है, उस लटके हुए स्ट्रक्चर को लीड टू सॉफ्ट पैलेट ही बनाता है वुल्वा, कौवा जिसे बोलते हैं वुल्वा। नहीं आया रे नहीं आया, अरे नहीं आया रे नहीं आया, अरे बोलो ना नहीं आया। पैलेट की कहानी ये थी, रोगे हो गए, वुल्वा बे ओवुला नहीं, वुल्वा, VULVA, वुल्वा वुल्वा वुल्वा। ओके, आ गया आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पेज पर अगर देखा जाए, एक बार और बोलने जा रहे हैं, जो पेज पे लिखा वो बोलने जा रहे हैं। लास्ट मोलर टीथ को विजडम टूथ बोलते हैं, हमारे अंदर 4 हो सकते हैं। डायस्टेमा क्या होता है कि अगर दो दांत के बीच नेचुरल गैप होता है उसे बोलते हैं डायस्टेमा। रैबिट के अंदर कैनाइन नहीं होता है, तो रैबिट के प्री इंसीजर और प्री मोलर के बीच में डायस्टेमा होता है। डेंटल फार्मूला अगर देखा जाए तो आधा जबड़ा ऊपर आधा जबड़ा नीचे का जो है डेंटल फार्मूला लिखते हैं 21 23 21 23, ये होता है बेटा डेंटल फार्मूला होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे दांत आ जाएंगे, ये डेल्ट का है। बच्चों में प्रीमोलर और लास्ट के मोलर नहीं होते, तो ये डेंटल फार्मूला बनता है। सर अगर हम पैलेट की बात करें, तालू की बात करें, तो सर आगे वाला पार्ट, इंटीरियर पार्ट, आगे वाला पार्ट हार्ड होता है, उसे हार्ड पैलेट बोलते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिलरी और पैलेटाइन बोन बनाती है। और जो पीछे का होता है उसे सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, और वो सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ जाता है, बनाता है वुल्वा, जिसे कौवा बोलते हैं। सर हार्ड पैलेट में कुछ गड्ढे टाइप के उभरे की स्ट्रक्चर, गड्ढा और उभरा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम रुगे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेस्पिंग, जो कि फूड की ग्रेसिंग में हेल्प करता है। क्या ये रुगे कहीं और भी नाम सुना है? आपके एलिमेंट्री कैनाल में कहीं और बनता है ये रुगे? आपके एलिमेंट्री कैनाल में कहीं रुगे बनता है? कहाँ बनता है? यस नहीं, जवाब दीजिए कहाँ? आपके एलिमेंट्री कैनाल में कहा, मतलब विलाई, विलाई में बनता ही नहीं है रोगे, स्टमक में। वेरी गुड। और जब पेट तुम्हारा खाली होता है तो तुम्हारे पेट में अपने आप रोगे बनता रहता है, वो मैं बताऊंगा। नहीं आया, चले आगे बढ़ते हैं। ए बाबू मानो, मानो बच्चा, मानो, समझ में आया बाबू? आगे बढ़े, चले, चलिए ठीक है। अच्छा चले आगे चलते हैं, चलो चलते हैं। सर बात यहां तक की हो गई है। सर आप जल्दी जुबान पढ़ा दो, तो बड़ा पढ़ा दो। देखो पढ़ाना तो सभी है यार, है ना, पढ़ाना तो सभी है। अब ये एकदम उड़ा के तो हम पढ़ा भी नहीं सकते ना। टंग, जो मेरा 2 चैप्टर हुआ ना, सिर्फ मैं बताऊं मैंने क्या किया था, जो वो दो दो चैप्टर में सिर्फ मैंने पढ़ाया था, वो 2 चैप्टर, इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ डिजीज। तो पता है जूलॉजी का सबसे बड़े चैप्टर है वो। उसके बाद सिर्फ रिप्रोडक्शन बड़ा होता है, उसके बाद कोई चैप्टर बड़ा नहीं, याद रखना जूलॉजी में। जूलॉजी के 3 चैप्टर सबसे बड़े होते हैं, एक है इवोल्यूशन, दूसरा है ह्यूमन हेल्थ डिजीज, और तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, बस। बाकी कोई चैप्टर बड़ा नहीं है। तो इसलिए नर्वस सिस्टम, हाँ थोड़ा नर्वस सिस्टम ही था इधर वाले में, 11th वाले में, सॉरी 11th नर्वस सिस्टम। तो उसमें इसलिए मैंने सोचा पहले बड़ा बड़ा पढ़ा दें और उसका इतना टेस्ट ले लें, क्योंकि बच्चों ने कहा इवोल्यूशन में उन्हें दिक्कत होती है, तो इवोल्यूशन के इतने टेस्ट हो जाए कि उसके क्वेश्चन फंसे, मतलब दिक्कत ना करें आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। टंग, टंग टंग टंग। अच्छा ये बताइए कि आपकी जुबान फ्रीली मूवेबल होती है? हाँ सर, चलती बहुत है, फ्रीली मूवेबल होती है, लड़कियों को ज्यादा ही चलती है। ये अटैच होता है, अटैच्ड विद फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी? फ्लोर की प्रूफ, अच्छा सोच रहे होंगे सब, हम बता रहे हैं सब, पहले सोचे होंगे, महसूस किए होंगे कहाँ है, देखे जुबान, सही बता रहे हैं हम। देखो रूफ, जीनत ने आपसे बताया, रूफ से, फ्लोर से। अरे फ्रेनुलम से नहीं, पहले बताओ कि बक्कल कैविटी किससे जुड़ा होता है? रूफ से। जीनत, ये बक्कल कैविटी बेटा, देखो मेरे मुंह में झांको बेटा, झांको, ये देखो, ये हो गई फ्लोर, नीचे वाला फ्लोर, ऊपर वाला रूफ। तो आपकी जुबान ऐसे चिपकी इसमें, तो बोलते कैसे होगे बेटा? है, कोई बात नहीं, करते रह जाते होगे। आओ सर, ये अटैच्ड विद फ्लोर, फ्लोर ऑफ बीसी, फ्लोर ऑफ बीसी, बीसी मतलब बक्कल कैविटी बेटा, है ना। और दूसरी बात, ये जुबान तुम्हारी आगे से जुड़ी है कि पीछे से जुड़ी है? जुबान तुम्हारी आगे से जुड़ी है कि पीछे से जुड़ी है? यह मैं जानबूझ के पूछता रहता हूं ताकि आपके दिमाग बसर है। जुबान आपकी आगे से जुड़ी है कि पीछे से जुड़ी है? दोनों साइड से, हसनैन दोनों साइड से बेटा। टंग जो है, इसके अगर अटैचमेंट की बात करें हसनैन बेटा,
अगर जुबान के अटैचमेंट की बात करें तो कहना जुड़ा तो है किससे, फ्लोर से, लेकिन एंटीरियर साइड में जुड़ा है फ्रेनुलम से। ये देखो, देखा, ये जो पतला से एक धागा है सब में, उसे बोलते हैं फ्रेनुलम। वो जो पतला से धागा नहीं है एक आगे जुबान के पतला से एकदम गया, वो फ्रेनुलम होता है। और जुबान तुम्हारी पीछे भी जुड़ी होती है, ऐसा नहीं, जुबान आपकी पीछे भी जुड़ी होती है बेटा। अगर ना जुड़ी हो तो पता लगा कस के खांसो ढम से जुबान बाहर आ गई और बाहर आगे से लटक रही है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो पीछे जुड़ी होती है हार्ड बोन से, HYOID, हार्ड बोन से, है ना बाबू। तो तुम्हारी जुबान पीछे जुड़ी होती है हार्ड बोन से, तो याद रखिएगा, है। तो याद रखना, एंटीरियरली जुड़ी होती किससे, उससे किससे जुड़ी होती है। उसके बाद अपनी जुबान पे थोड़ा दांत को ऐसे फेरो, अपनी जुबान पे दांत को ऐसे ऐसे फेरो, ऐसे ऐसे जुबान को बाहर निकाल कर दांत से लगाओ। देखो कुछ उभरा उभरा महसूस हो रहा है, नहीं कस के मत करना, पता जबानी छिल के बाहर आ गई बेटा, कट के आधी, नहीं आराम से करना, प्यार से। हाँ, पता चला जुबान इतनी जोर से भाई कट के बाहर लटकी, हाँ सर आ गई है, टू थर्ड बाहर आ गया है। हाँ महसूस हो रहा है सर, महसूस हो रहा है, ठीक है। तो जुबान का जो एंटीरियर टू थर्ड हिस्सा है, जुबान का जो बाहर का 2/3 हिस्सा है जुबान का, उसमें कुछ प्रोजेक्शन है बेटा, उभार है। जुबान के बाहर के मतलब 2/3 हिस्से में कुछ उभार है। उस उभार को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं पैपिला। पैपिला, है ना बेटा, पैपिला, पप्पीला नहीं, पैपिला, पैपिला या पैपिली, ये भी कह सकते हो, पैपिली या पैपिला, ठीक है। तो अब देखना है इस पैपिला पर होता है क्या, इस पैपिला पर पाया जाता है टेस्ट बर्ड्स, जायके वाले बर्ड्स, सेल्स, बर्ड्स मतलब सेल्स, यहां कह सकते हो सेल्स, बर्ड्स, जायके वाली सेल्स, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, और इसी से आपको जायका मिलता है। जुबान के 2/3 हिस्से का प्रोजेक्शन होता है, उसे बोलते हैं पैपिली, उसे बोलते, उस पर होता है टेस्ट बर्ड्स। सवाल यह है कि जुबान में पैपिला कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ पैपिला, जुबान में पैपिला कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। जो सही है वो पढ़ो, कई जगह 4 देते हैं लेकिन चौथे में लिखते हैं 1 नहीं पाया जाता, तो याद रखना पैपिला की अगर बात करें तो कहना जनरली 3 टाइप्स के पैपिला है, 3 टाइप्स के पैपिला है बेटा, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, सरकम वैलिड पैपिला, ए भाई सरकम वैलिड, दूसरा कौन सा भाई सादिया, फंगी फॉर्म, फंगी फॉर्म, और तीसरा कौन सा बच्चा, फिली फॉर्म। कौन, क्या क्या बोला मैंने, सरकम वैलिड पैपिला मतलब उभार का नाम है ये, सरकम वैलिड, फंगी फॉर्म, फिली फॉर्म। सरकम वैलिड जो होता है बेटा, कहते हैं कि जो सरकम वैलिड पैपिला है इनका साइज बड़ा बड़ा होता है, लार्जर इन साइज, मतलब इन पैपिला का इनका उभार जो होता है लार्जर होता है, लार्जर इन साइज एंड लेस इन नंबर। ये सवाल आ चुका है, साइज बड़ा होता है, संख्या कम होती है। अक्सर जिस चीज की संख्या ज्यादा होती है वो साइज में छोटे होते हैं, और जिनका साइज बड़ा होता है उनकी संख्या छोटी होती है। जैसे मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करूं अगर, तो एक तरह का WBC है न्यूट्रोफिल, आपने सुना होगा। नहीं बेटा, 3 तरह के पेपली होती हैं। किसने बोला 4 तरह के पेपली भाई, 4 तरह के पेपली कहां से हो जाएंगे, गिनाओ जरा हमको तो। 3 तरह के पेपली पढ़नी है। वो चौथा वाला एक जो कहीं कहीं किताबों में दिया है वो ह्यूमन बीइंग में नहीं है, वो और जानवरों में है। अब सुनो, 3 तरह का पेपली। न्यूट्रोफिल का नाम सुना है, न्यूट्रोफिल की संख्या बहुत ज्यादा होती, 60 to 70% के आसपास, और सबसे छोटे होते हैं। IgG का नाम सुना है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है और ये सबसे छोटे होते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा जो बड़े होंगे उनकी साइज कम होगा, जो छोटे होंगे उनका साइज ज्यादा होता है, मतलब उनके नंबर ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, फंगी फॉर्म क्या होता है, बस इतना इतना लिखना, मोर देन सरकम वैलेट, इनकी संख्या सरकम वैलेट से ज्यादा होता है, तो साइज भी कहीं बीचों बीच में होगा।
फिलीफॉर्म की अगर बात करूं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं बेटा, इनका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन इनकी संख्या क्या होगी, बट मोर इन नंबर, बट मोर इन नंबर। देखो मैंने क्या बोला, सबसे छोटी संख्या किसकी, सबसे सॉरी छोटा साइज किसका है, कहना फिलीफॉर्म बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं, इनके बर्ड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक सवाल है, इन तीनों में से कौन सा पेपिला है जिसमें टेस्ट बर्ड नहीं होती, इन तीनों में से कौन सा पेपिला सबसे हिट क्वेश्चन है। हाँ फिलीफॉर्म, वेरी गुड, फिलीफॉर्म। तो कहना फिलीफॉर्म में नो टेस्ट बर्ड्स, इसमें कोई जायके वाला हिस्सा नहीं होता, नो टेस्ट बर्ड्स, बस मौजूद होते हैं, नो टेस्ट बर्ड्स। ये सवाल हिट है। तो भैया हम पढ़े क्या इस पेज पर, तो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर इस पे आपने जुबान के बारे में पढ़ा है, जुबान जो होते हैं फ्रीली मूवेबल स्ट्रक्चर होता है, हमारे बक्कल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है। अगर हम इसके अटैचमेंट की बात करें सर, तो अटैचमेंट अगर देखते हैं तो यह आगे वाले हिस्से से फ्रेनम से जुड़ा होता है और पीछे से जुड़ा होता है हार्ड बोन से। सर इसके 2/3 हिस्से में कुछ उभार होते हैं, जिसको प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम पेपिला बोलते हैं। पेपिले में टेस्ट टेस्ट बर्ड होती है, जायके वाली बर्ड्स होती है। सर पेपिला के अगर टाइप्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग में 3 तरह के पेपिला होते हैं, सर्कमवैलेट पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला। सर सर्कमवैलेट जो होता है इनका साइज बड़ा बड़ा होता है, इनकी संख्या कम होती है। फिलीफॉर्म का साइज जो होता है ये सर्कमवैलेट से ज्यादा होते हैं, मतलब थोड़ा सा साइज नहीं, नंबर ज्यादा होते हैं, साइज इनका थोड़ा सा कम होता होगा। फिलीफॉर्म वाले एकदम ही छोटे होते हैं, इनकी संख्या जो है सबसे ज्यादा होती है, लेकिन फिलीफॉर्म में संख्या होकर क्या करेगी, क्योंकि इसमें टेस्ट बर्ड नहीं होता। एक सवाल पूछूं मैं केमिस्ट्री से, इससे रिलेट करके केमिस्ट्री पूछूं। मेरे अंदर ना रिलेट का कीड़ा बहुत ज्यादा है बेटा, मैं रिलेट बहुत करता हूँ, वो तो थोड़ा खींचे चक्कर में रिलेट बहुत करता हूँ, ये मेरे अंदर कीड़ा है बेटा। करूं कीड़ा, कीड़ा कहना है, करूं रिलेट, हाँ चलो। पहला बताइए, इन तीनों में से कोलाइडल पार्टिकल कौन हुआ। क्या लग रहा है कोलाइडल पार्टिकल कौन होना चाहिए, ऐसे ही हवा हवाई है, बेतुका सवाल है लेकिन लॉजिक है। सरकमवैलेट, आकांक्षा करें सरकमवैलेट। और कोई, मतलब तुम लोग की केमिस्ट्री भी ठीक नहीं है, तुम लोग की, अबे सरकमवैलेट या वैलिड बात वही है, तुम लोग की केमिस्ट्री भी ठीक नहीं है। सुम्बुल कनी फिलीफॉर्म तुम्हारी तो और नहीं सही है केमिस्ट्री बेटा। और बताओ, जानते हो कोलाइडल पार्टिकल किसे कहते हैं, पहले तो यही बताओ, तुम लोग को कुछ ना सही है, खाली तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो सब। कोलाइडल पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिनके साइज को बीच का माना जाता है, जिनके पार्टिकल का साइज बीच का माना जाता है, कि ये इतना तो मैंने भी पढ़ा था यार केमिस्ट्री में। अरे भैया, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल, है ना। तो जो सस्पेंशन होते हैं इसमें कोलाइडल के पार्टिकल, उसमें पार्ट साइज सॉल्यूट का पार्टिकल बड़ा होता है, और जो कोलाइडल होते हैं वो बीच का होता है, और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है। क्या ये नहीं पढ़ा है कभी आपने जिंदगी में, तो फंगी फॉर्म कहो ना। बताओ, इतना रिलेट नहीं कर पाते, मैं कर रहा हूं बैठ के यहाँ पे, ऐसे मन में आ गया था मेरे। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, नहीं तो कूट जाओगे। केमिस्ट्री भी मैं पढ़ा दूं क्या, अब लगता है, चलो सब हम ही पढ़ेंगे अब, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी, बायो तो पढ़ा ही रहे। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। हाँ एक सवाल था मेरा, कहो तो पूछ ले, मैंने पूछा था कि बताओ अफबाओ प्रिंसिपल किसने दिया है, तो क्या बताओगे आप, और कोई प्रिंसिपल है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफबाओ ने दिया है, वेरी गुड, अफबाओ ने दिया है। अरे भैया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अफबाओ ने दिया है। तुम लोगों को हम पीटेंगे, सच बता, तुमको कुछ नहीं पता है। अफबाओ कोई साइंटिस्ट थे बे, बाऊजी लग गया तो साइंटिस्ट हो गए। अफबाओ का मतलब होता है टू बिल्डिंग अप, अफबाओ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, टू बिल्डिंग अप, यही तो मैंने पढ़ा है केमिस्ट्री में, ओपी ओपी टंडन की बुक होती थी, मैं वही पढ़ता था। तो कहां से तुमने कह दिया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अफबाओ, अफबाओ प्रिंसिपल कहा जाता है, अफबाओ ने नहीं दिया था।
आओ, नहीं पूछूंगा, अब नहीं पूछूंगा बेटा तुम लोगों से, आ गया मैं समझ में। आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम लोग सोचे सर केमिस्ट्री पढ़ाओ चुपचाप, अरे सॉरी, बायोलॉजी जूलॉजी पढ़ाओ। अरे क्यों 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 सिर्फ चुपचाप ये पढ़ाऊं? सिलेक्शन खाली इससे थोड़ी होना है ना, सिलेक्शन खाली इससे थोड़ी होना है। चलो, ये देखो तुम्हारी जुबान है बेटा, है ना? ये देखो बड़े बड़े कौन है? मैंने यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पेपिला बनाए हैं, बड़े 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 बड़े, ये पेपिला बन गए। फिर देखो ये किनारे किनारे, यहाँ से किनारे 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 किनारे, बनाओ 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 बनाओ। नहीं बाहर नहीं बनाना बेटा, जुबान से बाहर टेस्ट कैसे आएगा? वो बाहर बन गया है, कोई बात नहीं। फिर ये देखो बीच में, ये वाले जो गोल गोल बने उन्हें सर्कम वैलेट बोलते हैं, सर्कम वैलेट। और ये जो किनारे किनारे बने ना, इन्हें फंगी फॉर्म, फंगी फॉर्म। और जो रेड वाले बने हैं एकदम बीच में ढेर सारे, वो है फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म। ठीक है सर, इतना हो गया, समझ में आ गया, वैलेट हो गया। फिर आपको पता है कि कितने तरह के टेस्ट होते हैं बेटा, जायका कितने तरह का होता है, कौन बताएगा? देखें कौन कौन बताएगा। हाउ मेनी जायका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जायका? 3 या 4? 4 कौन कौन से? अरे एक तो मीठा, दूसरा नमकीन सॉल्टी, दूसरा कड़वा, मतलब कड़वा नहीं खट्टा, सोर, सोर सोर को बोलते खट्टा, और चौथा होता कड़वा। 4 तरह के सिर्फ टेस्ट होते हैं, बाकी सब मिक्सअप होता है। तो सुनो, ये देखो, जुबान के टिप पे यहां पर आपको मीठा महसूस होगा, ना हो तो मीठा महसूस करके देख लेना, यहां पे मीठा महसूस होता है। यहां पर इस मतलब दोनों साइड पे, यहां पर होता है सॉल्टी, यहां पर होता है खट्टा, सोर, और यहां पे होता है कड़वा। और कड़वा सबसे ज्यादा आप पहचान लोगे, बीटर। बीटर का मतलब होता है कड़वा। क्यों? जब आप दवा खाते हो तो देखो, दवा जब भी खाओ तो कड़वा लगता है ना, हलक में कड़वा लग रहा है, वो हलक में नहीं, मतलब जुबान के एकदम लास्ट में कड़वा लगता है। आपने अक्सर कहा होगा, यहाँ पे कड़वा लग रहा है। दवा जैसे कुछ लोग दवा नहीं खा पाते हैं तो जुबान पर रख लेते हैं, तो दवा जैसे रखो जुबान पर तो कड़वी लगती है ना। तो वहां पे कड़वा लगता है। तो आपको पता चले ना कि टेस्ट कहाँ कहाँ होता है बाबू, कैसा लगता है टेस्ट, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात मैं जो करने जा रहा हूं नेक्स्ट, ये जुबान की हो गई, तो जुबान के बारे में जिक्र हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जुबान? फंक्शन ऑफ जुबान, फंक्शन ऑफ जुबान बस थोड़ी देर में छोड़ेंगे। फंक्शंस ऑफ जुबान, पहली बात तो ये, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा जुबान के फंक्शन, छोटे छोटे से। पहला, भैया इसके अंदर गस्ट्रेटो रिसेप्टर है, गस्टैटो, सादिया, गस्टैटो रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर का मतलब होता है किसी चीज को रिसीव करना, किसी चीज को महसूस करना। रिसेप्टर का मतलब होता है किसी स्टिमुलस को महसूस करना, रिसीव करना। और गस्टैटो का मतलब होता है टेस्ट। तो तुम्हारे जुबान में टेस्ट रिसेप्टर होता है बेटा, और टेस्ट रिसेप्टर को बोलते हैं गस्टैटो रिसेप्टर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तुम्हारी जुबान बोलती है ना, आवाज तुम्हारी जुबान से निकलती है ना, आवाज तुम्हारी जुबान से नहीं आती है ना? हाँ भाई, आवाज कहां से आती है? जल्दी बोलो। याद रखना, आवाज हमारी आती है लैरिंग से, यानी वॉइस बॉक्स से, लैरिंग से, हल यहां से लैरिंग से। वो आवाज सिर्फ जैसे जैसे आ, ये सिर्फ आवाज निकल रही है। स्पीच बनाने का काम, स्पीच उसको डेवलप करने का काम ब्रेन का है। इस आवाज को और ब्रेन के स्पीच को, दोनों को आर्टिकुलेट करने का काम जुबान को है। तो जुबान का काम है आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, ना कि आवाज निकालना, ना कि बोलना। याद रखना, आर्टिकुलेशन। कोई कहता ना कि अरे जुबान नहीं है क्या, मुंह में जुबान नहीं, बोलो ना, तो कहना जुबान से थोड़ी बोला जाता है, वो तो आर्टिकुलेट किया जाता है। तो कहना भी आर्टिकुलेशन नहीं हो रहा, अभी दिमाग में नहीं बना है वो। आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीचेस,
यानी तुम्हारे साउंड बॉक्स से जो आवाज निकली है और तुम्हारे दिमाग ने जो स्पीच बनाया है, तो जुबान लड़खड़ाती क्यों है? तो जुबान की गलती थोड़ी है लड़खड़ाने की, वो तो सब दिमाग का खेल है, जुबान का थोड़ी है, वो दिमाग का खेल है। लड़खड़ाना, तुतलाना एक अलग चीज है। अब तुतलाना इसलिए होता है कि आपकी जुबान जहां लड़नी चाहिए नहीं लड़ती है। जैसे हमने कहा कि आप जुबान पे बोलिए, घोड़ा फुदक फुदक कर दौड़ा। अब घोड़ा, घोड़ा बोलते वक्त अपने टिप को जुबान पे लड़ाओ, देखें कुछ और ही निकलेगा, है ना? और टिप को ही आगे लगा के फुदक फुदक बोलो, अभी देखो क्या निकलेगा, फुदत फुदत। देखो फुदत फुदत नहीं बोल पाओगे ना, तो वो जुबान लड़ती है कहीं और। मतलब अटैचमेंट अलग अलग जगह होता है। एकदम बांसुरी है, बांसुरी समझते हो ना, कि कहां पे आपको दबाना है, कहां पे कैसी आवाज निकलेगी। चलो सर, पहला काम है जुबान का गस्टेटो रिसेप्टर टेस्ट, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, यानी स्पीच बोल देना नहीं, सिर्फ उसको जोड़ना। तीसरा है ये फूड को स्वेलिंग करने में, सॉरी, फूड को सलाइवा से मिक्स करने का, फूड मिक्स विद सलाइवा, मिक्स्ड विद सलाइवा। तुम्हारे सलाइवा से फूड को मिक्स करने का काम भी किसका है बच्चे? तो कहना इसका काम होता है, इसी का क्या नाम है तुम्हारे जुबान का, फूड से मिलाना। और फूड अगर सलाइवा से मिल जाए, फूड और सलाइवा से मिल जाए, फूड और सलाइवा मिल जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? व्हेन फूड मिक्स्ड विद सलाइवा इज कॉल्ड, व्हेन फूड मिक्स्ड विद सलाइवा इज कॉल्ड बोलस। वेरी गुड। व्हेन फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा इज कॉल्ड बोलस, यानी जब खाना तुम्हारे मुंह में होता है उसको हम बोलस बोलते हैं। जब खाना तुम्हारे मुंह में होता है उसको हम बोलस बोलते हैं। तो फूड मिक्स्ड विद सलाइवा इज कॉल्ड बोलस। आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, बाउलस नहीं बोलस। जया बेटा, ए जया, ए सही बताओ ना, कौन सा वाला? जया बताओ कौन सा वाला बेटा, बताओ, हम नहीं बताएंगे किसी को। हाँ, आज मुझे लग रहा है जया नहीं लिया है सब, है नहीं? ये जब से बैठी है आज, पता नहीं, अच्छा गलती, अरे तुम्हें पता है कि सामने वकील सर है, तुम्हें अच्छे से पता। मैं ऐसा ना कभी खोल लेता और खोल के ऐसे पढ़ाता रहता हूं। मतलब तुम लोग की चैटिंग ऐसे में दिखती नहीं, जब पढ़ाते वक्त मुझे चैटिंग नहीं दिखती बेटा, तो मुझे बीच में खोलना पड़ता है चैटिंग आपकी देखने के लिए। तो बीच में खोलता, हरदम नहीं खोल सकता, मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो मैं देखता हूँ, और जब देखता हूँ जवाब, तो जया करे बाप रे, अल्लाह ही बचाए। तो बेटा आज के लिए अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर। और इसके बाद हम लोग हलक, उसके बाद ये सब पढ़ के फिजियोलॉजी पे आएंगे। फिजियोलॉजी एक दिन का होता है बस, एक दिन का मतलब एक एक 1.5 घंटे में 1.5 घंटे फिजियोलॉजी खींच देंगे, क्योंकि मैं फिजियोलॉजी इस बार दूसरे तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आज ज्यादा पढ़ाने वाला था, है? ऐसा मैंने कब बोल दिया बेटा, ऐसा बोल कैसे सकता हूँ मैं? अरे मैं ही तो हूँ जो सबसे कम पढ़ाता हूँ। ओके, गुड नाइट शब्बा कर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मिलते हैं। अरे बंद हो जाओ यार, ये तो मेरा लैपटॉप